हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं और हम इनका प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम अपने सामने वाले को ऑर्डर देते हैं या एडवाइस देते हैं या उससे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो सेंटेंस यूज करते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम। अब ये सेंटेंस जो है किसी को ऑर्डर देने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट को कहे कि कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम, तो ये टीचर का ऑर्डर है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है जैसे हेल्प द पुअर। अब ये हम किसी से एडवाइस देने के लिए कर सकते हैं इस सेंटेंस का प्रयोग। अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, भाई गरीबों की मदद किया करो, तो हम वहाँ कह सकते हैं हेल्प द पुअर, तो ये एडवाइस है। उसके बाद है प्लीज़ हेल्प मी। तो जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम प्लीज़ और काइंडली जैसे शब्द अपने सेंटेंस में ऐड करते हैं। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं या किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं किसी को ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, तो उनमें क्योंकि हम जिसको ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो पर्सन हमारे सामने होता है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है सिर्फ हमारे सामने जो भी है उसको ही हम ये बोल सकते हैं। तो ऐसे में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। ठीक है, हम अपने सामने वाले से ही बात कर रहे होते हैं तो वो यू होता है। तो क्योंकि प्रत्येक इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस स्पीकर लिसनर से बोलेगा, लिसनर उसके सामने ही मौजूद होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो सब्जेक्ट होगा वो यू ही होगा। तो हर इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो यू होता है, इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को लिखते समय इस यू को हटा दिया जाता है, क्योंकि चीज़ अंडरस्टूड होती है। सब जानते हैं कि भाई ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका ये जो बोला गया होगा स्पीकर के द्वारा, तो ये उसके लिसनर को ही बोला गया होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सब्जेक्ट होता है यू, इसको हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता मिले तो इसका मतलब वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होगा, डोंट, ठीक है, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वो डोंट से शुरू होगा। तो अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस लगा लीजिए, अगर वो डोंट से शुरू है और उसके बाद वर्ब आ रही है, मेन वर्ब, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सेंटेंस ऑलवेज से शुरू है, ऑलवेज, तो ऑलवेज के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस नेवर से शुरू है, नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम कोई भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, अगर करता सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो। लेकिन जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या ई एस नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान भी सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, आपको अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस मिले कहीं तो आप उसको इस तरह से स्ट्रक्चर के द्वारा भी मतलब उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो वो क्या होगा, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा, डोंट से शुरू होने वाला सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ देखनी है कि डोंट से शुरू होने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो सकता है और इम्पेरेटिव भी हो सकता है। तो ये आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस डोंट से शुरू है, डोंट, और इसके बाद आ रही है मेन वर्ब अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये है इम्पेरेटिव। ठीक है, ये क्या है, इम्पेरेटिव है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस डोंट से शुरू है और डोंट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, कोई नाउन या प्रोनाउन, तो इसका मतलब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है
कि डोंट से शुरू होने वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी हो सकता है और वो इम्पेरेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं आराम से जो सेंटेंस डोंट से शुरू होंगे उनको कि भाई इम्पेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है। उसके अलावा जो भी सेंटेंस ऑलवेज से शुरू होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलवेज से शुरू होने वाला सेंटेंस, ऑलवेज के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो ये इम्पेरेटिव होगा। नेवर से शुरू होने वाला सेंटेंस भी इम्पेरेटिव होगा, नेवर के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर मतलब कहीं भी आपको एस या ई एस नहीं मिलेगा, वर्ब की बेस फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए कंप्लीट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई एस या एस नहीं है। यहाँ पे देखिए हेल्प है तो हेल्प में भी कोई एस या एस नहीं है। यहाँ पे देखिए प्लीज़ के बाद आपको ये हेल्प दिखाई दे रहा है, इसमें कोई एस या एस नहीं है। दूसरी बात, अगर रिक्वेस्ट करने के लिए कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ किया जाता है तो उसमें जो ये प्लीज़ है ये सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। मतलब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेल्प मी प्लीज़। ठीक है, इसको भी हम ऐसे भी मतलब इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना वो ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब तो होती है, क्योंकि वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस हो नहीं सकता, तो वर्ब तो हमेशा आपको मिलेगी। तो अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है ये कई बार नहीं भी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करना है कि ये ऑब्जेक्ट कई बार नहीं भी मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ गो और फुल स्टॉप तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैं इसको किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस इसमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस भी आपको देखने को मिलेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ वर्ब मिलेगी या उस वर्ब के बाद कोई एडवर्ब फ्रेज मिलेगी। जैसे अगर मैं इसी में लिख देता हूँ जैसे गो देयर, ठीक है गो देयर, तो अब ये जो देयर है ये एक एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, ये इसका एडवर्ब है इसका। तो इस तरह हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद अब हम इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो देखिए, जब भी आप कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहला तो यही देखना है कि ये सेंटेंस ऑर्डर का बोध करा रहा है, एडवाइस का बोध करा रहा है या रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है। फिर अगर आपको लगे कि ये सेंटेंस तो किसी ने ऑर्डर देने के लिए यूज़ किया होगा, मतलब इस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो उसकी जो पैसिव वॉइस चेंज करेंगे आप, उसमें आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि हमारे सामने जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो ऑर्डर का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा। तो अगर ऑर्डर का बोध करा रहा है तो आपको सबसे पहले उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा जो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो, उसके बाद आप बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये वर्ब है डू और ये इसका ऑब्जेक्ट है इट। ठीक है, तो डू के बाद ये वट का रिप्लाई है, डू वट तो इट। तो ये जो है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो शुरू हो ही रहा है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इसके बाद ये जो इट है ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ये जो डू इट है ये ऑर्डर देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को। तो इसकी जो पैसिव वॉइस करेंगे, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। तो लेट लिखा मैंने, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है इट तो मैंने लिखा इट। उसके बाद बी लगाएंगे तो बी लगाएंगे, ये बी लगाया मैंने यहाँ पे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है डू तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। तो ये हो गया पैसिव, इसमें लेट इट बी डन। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है कि अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का बोध करा रहा है तो उसको आपको शुड से चेंज नहीं करना है। ठीक है, कई बार क्लासेस में टीचर्स बता भी देते हैं कि भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस को चाहे लेट से चेंज कर लो चाहे शुड से चेंज कर लो। आप शुड से कैसे चेंज होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑर्डर का बोध करा रहा है तो उसको आपको शुड से चेंज बिल्कुल नहीं करना है, आपको लेट से चेंज करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, डोंट मेक ए नॉइज। ठीक है, अब ये डोंट मेक ए नॉइज देखिए, डोंट से शुरू है ये सेंटेंस, डोंट से शुरू है तो उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये इम्पेरेटिव है। उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है ए नॉइज। तो जब हम इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ए नॉइज,
ए नॉइज़ के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है, डोंट से शुरू है। तो अगर ये डोंट से शुरू है तो हम ये बी लगाएंगे, बी से पहले हम नोट और लगाएंगे, ये करेंगे हम नोट बी। ठीक है, जो हमने ये बी लगाया था ना, ये बी लगाया था, तो इससे पहले क्योंकि ये डोंट से शुरू है तो ये नेगेटिव है तो इसको हम क्या करेंगे, नोट बी से पहले नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड। तो इस तरह से हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का बोध कराते हैं उनको हम इस तरह से लेट से चेंज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको लेट से चेंज कर सकते हैं, आप इसको एक फ्रेज होती है जो यू से शुरू होती है, यू आर, इस तरह से, ठीक है, उस फ्रेज से भी चेंज कर सकते हैं। तो उससे भी मैं आपको चेंज करना बताता हूँ, देखिए कैसे करेंगे उसको। तो आपको पहले तो ये देखना है कि मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर का बोध करा रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यू आर, ठीक है, यू के बाद आर लिखना है, और फिर हमेशा आर लिखना है, वाज वर नहीं आएगा इसमें, ठीक है, यू आर। उसके बाद ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फिर करना है टू, और टू के बाद ये जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए, टू डू इट, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट मेक ए नॉइज, इसको हम अगर लेट से चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको भी यू आर ऑर्डर्ड इससे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ऑर्डर का बोध करा रहा है, ठीक है, फिर इसको चेंज करना है। तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना था, टू लिखना था, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू। लेकिन क्योंकि ये डोंट से शुरू है, तो डोंट से शुरू है तो ये नेगेटिव है, तो हम टू से पहले नोट और लिखेंगे, नोट टू, और उसके बाद ये जो डोंट के बाद जो लिखा हुआ है ना, मेक ए नॉइज, इसको लिख देंगे, मेक ए नॉइज, ठीक है। तो हम ऐसे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि ऑर्डर तो होता है लेकिन वहाँ पर आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा मिलेगा जिसमें जो ऑर्डर का बोध कराएगा लेकिन उस सेंटेंस में आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो फिर उसको आप इस तरह से चेंज नहीं कर पाएंगे लेट से, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं, और लेट वाला स्ट्रक्चर हमसे ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा यहाँ, और उसमें ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो आप कैसे चेंज करेंगे। उस सिचुएशन में आप इसको यू आर ऑर्डर्ड इस फ्रेज से चेंज करेंगे, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड के बाद टू लगा करके और अपना जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वही लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर डोंट से शुरू है तो आपको यू आर ऑर्डर्ड और टू से पहले नोट लगाना है। उसके बाद जो सेंटेंस बच जाता है डोंट को हटा करके, वो आपको टू के बाद ऐसे लिख देना है। जैसे यहाँ पे मेक ए नॉइज बच गया था तो मैंने लिख दिया मेक ए नॉइज टू के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है जो एडवाइस का बोध करा रहा है, तो आप उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप लेट से चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, उसको आप लेट से चेंज नहीं करेंगे, उसको आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये सेंटेंस देखिए, हेल्प द पुअर। अब क्या होता है कि हम हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस जो है किसी को ऑर्डर देने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते कि भाई गरीबों की मदद किया कर, ठीक है, गरीबों की मदद करो, ये ऑर्डर हो ही नहीं सकता। आप किसको ऑर्डर दे पाएंगे, गरीबों की मदद करो, ये एक एडवाइस हो सकती है। इसी प्रकार से डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पर ये भी एडवाइस का बोध करा रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को अगर मैं कहूँ हेल्प द पुअर, तो इसमें देखिए ये यहाँ वर्ब हो गई हेल्प, और उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया द पुअर। तो इसको अगर मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूँगा तो मैं लेट से चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं हो सकता है। तो इसको मैं किससे चेंज करूँगा, इस स्ट्रक्चर से, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, तो मैं लिखूँगा द पुअर। उसके बाद मैं लिखूँगा शुड बी, तो मैंने लिखा यहाँ शुड बी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। तो ये हो गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि डोंट से शुरू है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए आपको वर्ब देखनी है, उसके बाद देखना है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही आप लेट या शुड वाले स्ट्रक्चर से आप किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस में अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको इस तरह से चेंज कर पाएंगे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ही आप ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को लेट से और एडवाइस वाले सेंटेंसेस को शुड से चेंज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको फ्रेज लगानी पड़ेगी,
ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लगाई थी यू आर ऑर्डर्ड, ये फ्रेज लगानी पड़ेगी। यहाँ पर हम थोड़ा अलग लगाएंगे, वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे योर टाइम शुड बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुड भी लिख दिया मैंने, लेकिन शुड भी नहीं लिखना था मुझे। तो मुझे क्या करना था, क्योंकि मेरा सेंटेंस नेगेटिव है, डोंट है यहाँ पर। अब डोंट है यहाँ पर, तो मुझे नोट का प्रयोग भी करना है। अब नोट का प्रयोग अगर मैं करूँगा तो मैं कहाँ पर करूँगा, बी से पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोट बी। ठीक है, नोट बी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस एडवाइस का बोध करा रहा है और अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो डोंट से शुरू मिलेगा, तो आपको नोट का प्रयोग करना है। नोट का प्रयोग बी से पहले करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है मुझे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेस्टेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। तो ये हमने पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर लिया है। अब ये भी हो सकता है कि ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस जो एडवाइस का बोध कराए और उसमें ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो फिर हम इसको उस फ्रेज से चेंज करेंगे, यू आर ऐसे। ठीक है, तो फिर वो हम क्या करेंगे, वो क्या फ्रेज यूज़ करेंगे, क्या हम यू आर ऑर्डर्ड टू यही यूज़ करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, जो ऑर्डर है ना, ये जो ऑर्डर्ड था यहाँ पे, ये ऑर्डर्ड, ये हो जाएगा एडवाइज्ड, क्योंकि अब हमारे पास कैसा सेंटेंस है जो एडवाइस का बोध करा रहा है। तो हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, यू आर एडवाइज टू के बाद हमारा जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है ये हमने सारा जैसे का तैसा लिख देना है। टू के बाद हेल्प द पुअर। ठीक है, अब हम इसको भी अगर इसी फ्रेज से चेंज करें तो देखिए क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड। अब हमारे पास देखिए डोंट है ये, तो डोंट की जगह हम क्या लिखेंगे, नोट। लेकिन नोट लिखेंगे टू से पहले, ये ध्यान रखना है, टू से पहले नोट लिखना है। तो हो जाएगा नोट टू, और उसके बाद ये बच गया, डोंट को हटा करके ये हम सारा अब लिख देंगे, तो वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ये हो गया पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से हम उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जो एडवाइस का बोध कराते हैं उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट का बोध कराते हैं। तो ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट का बोध कराते हैं तो उनमें आपको प्लीज़ और काइंडली देखने को मिलेगा। जैसे इन दोनों सेंटेंस में देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ आ रहा है, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसमें प्लीज़ आ रहा है। काइंडली का भी यूज हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे प्लीज़ की जगह काइंडली भी लिख सकते हैं, काइंडली हेल्प मी या काइंडली डोंट डिस्टर्ब मी। तो इस तरह भी हम जो है इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। तो जब इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये फ्रेज़ है, ये यू आर रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे नोट नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, और टू के बाद जो प्लीज़ है ना, प्लीज़ को तो हटा देना और बाकी सेंटेंस उसको टू के बाद लिख देना। तो जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करता हूँ तो मैं ये फ्रेज लिख दूंगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, तो मैंने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद मैंने क्या कहा है, इस प्लीज़ को हटा लेना और बाकी सेंटेंस लिख देना, हेल्प मी। उसके बाद इसी प्रकार से इसमें करना है, ये जो प्लीज़ है इसकी जगह क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, लेकिन टू नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे टू से पहले एक और वर्ड यूज़ करना है। अब याद कीजिए क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है नोट। ठीक है, क्योंकि इसमें डोंट है, तो हम यहाँ पे पहले नोट लिखेंगे, फिर यहाँ पे टू लिखेंगे, और उसके बाद ये नोट भी हट गया क्योंकि डोंट की जगह तो हमने नोट यूज़ कर दिया। उसके बाद डिस्टर्ब मी बच गया, ये हम और लिख देंगे, डिस्टर्ब मी। तो ये हो गया पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। तो इस तरह से वो सेंटेंस, मतलब वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो रिक्वेस्ट का बोध कराते हैं, और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट का बोध कराएंगे उनमें प्लीज़ और काइंडली आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा पहचाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा कि भी इसमें प्लीज़ या काइंडली आ रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो ये रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है। तो उसको आपको पैसिव वॉइस में इस यू आर रिक्वेस्टेड टू, इससे आपको चेंज करना है। मतलब शुरुआत आप कहाँ से होगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ से। चलिए अब देखिए इस सेंटेंस को लेते हैं, डोंट मेक ए नॉइज़। अब ये हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो डोंट से शुरू हो रहा है। अब हमने इसको कैसे पहचाना है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस तो जो है इंटेरोगेटिव भी होते हैं। तो देखिए हमने इसको ऐसे पहचाना कि सबसे पहले तो डोंट आ रहा है, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है।
तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर डोंट के बाद हमें कोई नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलता तो फिर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो डोंट से शुरू हो रहा है वो इम्पेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगर आपको कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू मिले, फिर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है डोंट से शुरू मिलेगा, डजंट से कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब और कोई हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट से मिलेगा ही नहीं, आपको डोंट से शुरू मिलेगा बस। तो अगर कोई सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू है तो वो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि वो एडवाइस का बोध करा रहा है, ऑर्डर का बोध करा रहा है, रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है। ठीक है, सबसे पहला तो आपको ये देखना है। अब ये सेंटेंस जो है ना ऑर्डर का बोध करा रहा है, डोंट मेक ए नॉइज, तो ये ऑर्डर का बोध करा रहा है। अब हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो लेट से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस ऑर्डर का बोध कराता है केवल उसी सेंटेंस को हम लेट से चेंज करेंगे। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता और एडवाइस का बोध कराता तो फिर हम उसको शुड वाले स्ट्रक्चर से यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको हम शुड वाले स्ट्रक्चर से इसको सोल्व करते हैं, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। शुड वाला स्ट्रक्चर कौन सा, ये। ठीक है, इससे। लेकिन अभी फिलहाल ये ऑर्डर का बोध करा रहा है तो हम इसको लेट से चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लगाया, लेट लगाया। लेट वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट वाला स्ट्रक्चर देखिए मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। ऑब्जेक्ट इसमें है ए नॉइज, तो मैंने यहाँ पे लगाया ए नॉइज। उसके बाद बी लगाना था मुझे। ठीक है, बी लगाना था मुझे, लेकिन बी से पहले क्योंकि मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो बी से पहले आपको नोट भी लगाना है, तो मैंने नोट लगाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी मेड, और लास्ट में फुल स्टॉप। आप इसी सेंटेंस को जो फ्रेज है यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड, देखिए अगर मान लीजिए कोई एडवाइस वाला सेंटेंस है तो आप कह सकते हैं यू आर एडवाइज टू। ऑर्डर वाला है तो यू आर ऑर्डर्ड टू। रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। इन फ्रेज से भी आप जो है ना इनको चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको इस फ्रेज से भी चेंज कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड वगैरह इससे। तो इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, फिर टू लगाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम टू से पहले यहाँ पे हम नोट का प्रयोग भी करेंगे, और उसके बाद जो डोंट के बाद जो बच गया बाकी का सेंटेंस उसको लिख देंगे यहाँ पे, देखिए मेक ए नॉइज। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पे आपको तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है वो ये है कि अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू है या नेगेटिव है तो उसको आप चेंज करने के लिए यू आर फॉरबिडन ये शब्द भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है वो यहाँ से शुरू होगा, फिर यू आर फॉरबिडन। और फॉरबिडन जब आप लिखेंगे तो इसके बाद आपको टू लिखना है। ठीक है, टू लिखना है, और टू के बाद जो आपका डोंट के बाद है वो आपको यहाँ पे टू के बाद लिख देना है। जैसे यहाँ पे मेक ए नॉइज था तो मैंने लिख दिया मेक ए नॉइज। लेकिन आपको इस चीज़ की ओर भी ध्यान देना है कि ये जो फ्रेज है ना यू आर फॉरबिडन, मतलब यहाँ पे जो फॉरबिडन वर्ड है, तो ये जो फ्रेज है मतलब पैसिव वॉइस की ऐसी शुरुआत आप केवल तभी कर सकते हैं जब आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ इसको, जैसे मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे हेल्प द पुअर ही लिख दिया मैंने, हेल्प द पुअर। ठीक है, हालांकि ये सेंटेंस एडवाइस का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको, अगर ये डोंट हेल्प द पुअर होता, डोंट हेल्प द पुअर, तो मैं क्या लिखता, यू आर फॉरबिडन, उसके बाद मैं टू लिखता, टू के बाद हेल्प द पुअर, ऐसे लिखता। लेकिन अब अगर मान लीजिए ये नेगेटिव नहीं है, ये नोट नहीं है, यहाँ पे आपका सेंटेंस ऐसे है, अफर्मेटिव है मतलब, तो आप ये फ्रेज यूज़ नहीं कर पाएंगे उस समय। आपको ये तभी यूज़ करना है जब इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो। और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ टू से पहले नोट भी यूज़ नहीं करना है जो हम यहाँ कर रहे थे। ठीक है, आपको यहाँ टू से पहले नोट भी यूज़ नहीं करना है अगर आप फॉरबिडन यूज़ कर रहे हैं तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब के बाद नो ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वर्ब के बाद। ठीक है, तो उनको आप कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए दो सेंटेंस है, पहला है स्टैंड अप ऑन द बेंच, दूसरा है गेट आउट ऑफ माई साइट। यहाँ पे देखिए ये स्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, ये एडवर्ब पार्टिकल है, और ये ऑन द बेंच यहाँ पर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब का काम कर रही है। अब यहाँ इस सेंटेंस में ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टैंड, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में कहीं पर भी। ये तो हो गई एडवर्ब पार्टिकल, तो ये तो ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। अगर आप द बेंच मान लीजिए इसको नाउन फ्रेज समझ के इसको ऑब्जेक्ट मानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इस स्टैंड का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कुल मिला के
इस स्टैंड वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनको आप सिर्फ जो ये फ्रेज बताई है ना मैंने, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, इन्हीं से ही चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस किसका बोध करा रहा है, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का या ऑर्डर का। तो मैं यहाँ पर ये सेंटेंस किसका बोध करा रहा है, स्टैंड अप ऑन द बेंच। मान लीजिए को टीचर कहता है स्टूडेंट स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो ये ऑर्डर का बोध करा रहा है। तो ये जिस सिचुएशन में बोला जा रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये जिस सिचुएशन में बोला जा सकता है, उस सिचुएशन में जो स्पीकर है वो लिसनर को ऑर्डर ही दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है ना। इसमें नोट तो है नहीं तो हम टू से पहले नोट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें डोंट नहीं है शुरू में। डोंट होता तो टू से पहले नोट लिखते हैं, तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू। और बाकी टू के बाद जो सारा सेंटेंस है ना, ये ज्यों का त्यों हमें यहाँ लिखना है, टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। इस तरह से आपको ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसी प्रकार से ये है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आगे भी इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब का, ठीक है। ये एडवर्ब पार्टिकल है और यहाँ पर ऑफ माई साइट, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रेज जो एडवर्ब का काम कर रही है, और यहाँ पर ये माई साइट जो है ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कुल मिला के ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं पर भी इस सेंटेंस में। तो इसको भी आप जो है इसी प्रकार से चेंज करेंगे। तो कोई आप किसी से कहते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट, तो ये भी एक ऑर्डर है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर ये गेट आउट ऑफ माई साइट ये लिख देंगे, गेट आउट ऑफ माई साइट, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है और जिसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनको आप पैसिव वॉइस में ऐसे चेंज करेंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और वो एडवाइस का बोध करा रहा होता है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, ऑर्डर की जगह एडवाइस कर देते हैं, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। या कोई रिक्वेस्ट का बोध करा रहा होता कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस और उसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड कर देते हैं, बाकी सारा वही रहता, ठीक है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लीज़ और काइंडली जो मिलता है उसको हम हटा देते हैं। प्लीज़ और काइंडली हम पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ऑलवेज या नेवर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑलवेज और नेवर है ये थोड़ा कन्फ्यूज़ करता है कि हम इनको लगाएं कहाँ। तो देखिए ये ऑलवेज से शुरू हो रहा है, अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज से शुरू होगा, मतलब अगर कोई भी सेंटेंस लगा लीजिए ऑलवेज से शुरू हो रहा है मान लीजिए, तो ऑलवेज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद देखिए एक नाउन फ्रेज है, तो इसका मतलब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑलवेज के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रही है तो इट मीन्स दैट इज श्योरली एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये सेंटेंस नेवर से शुरू हो रहा है, तो जो भी सेंटेंस नेवर से शुरू होता है और नेवर के बाद अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है तो इट मीन्स कि वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। तो इनको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये नेवर है और नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो स्पीकर कह रहा है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, भाई सदा सच बोलो, तो ये एक एडवाइस है। ऑर्डर तो हो नहीं सकता, हम किसी को ऑर्डर थोड़ी दे सकते हैं सच बोलने के लिए, हम तो एडवाइस दे सकते हैं भाई सदा सच बोलो। तो एडवाइस देने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, शुड वाला। शुड वाले स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द ट्रूथ, द ट्रूथ। उसके बाद हम शुड भी लगाते हैं, तो हम लगाएंगे शुड, ठीक है। अब शुड और बी के बीच में देखिए एक बार मैं स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ आपको। ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये एडवाइस देने के लिए अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ किया गया तो उसको पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर के द्वारा इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर शुड भी लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यही स्ट्रक्चर हम यहाँ फॉलो करेंगे। हमने लिखा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिखा शुड, अब हमें बी और लिखना है, लेकिन बी से पहले आपको ये ऑलवेज लिखना है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे ऑलवेज, उसके बाद बी लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगी स्पोकन, ठीक है। आपको ऐसे चेंज करना है। अब ये भी देखिए नेवर टेल ए लाई, ये भी एडवाइस ही है। अब ये एडवाइस है तो हम इसको भी ऐसे चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ए लाई, उसके बाद हम लिखेंगे शुड बी, लेकिन ध्यान रखना है कि शुड और बी के बीच में जैसे हमने यहाँ पे ऑलवेज लिखा था वैसे ही यहाँ पे आपको नेवर भी लिखना है, तो ये हो जाएगा शुड नेवर बी, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा टोल्ड और फुल स्टॉप। ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड।
आप इसको उन फ्रेजेस से भी चेंज कर सकते हैं। जब आप उन फ्रेजेस चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हम ये पहला सेंटेंस ही ले लेते हैं ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। मतलब यू आर एडवाइज्ड लिखा हमने सबसे पहले, और यू आर एडवाइज्ड के बाद ये पूरा सेंटेंस है ना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये ही हमने लिखना है। लेकिन बस आपको क्या करना है, ऑलवेज के बाद में टू और लगा देना है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ तो हमने लिखा ही है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लेकिन बीच में सिर्फ ये टू और लगा देना है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेवर और टू टेल ए लाई। यहाँ पे हमने क्या किया, ये नेवर टेल ए लाई, देखिए यही लिखा हमने, नेवर टेल ए लाई था, हमने यही लिखा है नेवर टेल ए लाई, लेकिन बीच में यहाँ पर भी आपको टू लगाना है। ठीक है, आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।